हाउ आर यू? आर यू फाइन? ओके। सो बच्चा लोग, हमने लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ देखा था इन रोटेशनल रोड। हमने सबसे पहले एक रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उसको मोशन कराया था, तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई थी। अगर वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला आया था E = BVL। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल पे है, तो उस समय फॉर्मूला हमने देखा था B × V.L। याद आया कुछ? और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे सो ईएमएफ जीरो इंड्यूस होगी। फिर करंट इंड्यूस होना, उस पे फोर्स लगना, मैग्नेटिक फोर्स, एक्शनल फोर्स, ये सारी कहानी हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखी थी। अब बच्चा लोग, आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है इंडक्शन। ये इंडक्शन क्या होता है? तो बच्चों, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से या फ्लक्स चेंज करने से या करंट चेंज करने से किसी भी कॉइल या किसी भी वायर के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एंड अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके साथ साथ करंट भी इंड्यूस होगा। तो ये जो फेनोमेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ईएमएफ, वोल्टेज और करंट का अपने आप किसी कॉइल के अंदर जनरेट होना, उस फेनोमेनन को, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंडक्शन। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इंडक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एंड सेकंड होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम आज के लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को। ठीक है, क्या होता है मैं आज आपको बता दूंगा, बट इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बच्चा लोग, कुछ एक्सपेरिमेंट से ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला है कि अगर मैं किसी कॉइल के अंदर, मान लो किसी सोलेनॉइड के अंदर, चलिए सोलेनॉइड ले लिया हमने जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने? मैं कैपिटल N ले लेता हूं। कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें ऐसा पाया गया कि इसके अंदर दौड़ता हुआ करंट को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, जो करंट है इसके अंदर करंट जा रहा है, ये इंड्यूस करंट नहीं है, ये प्राइमरी करंट है। प्राइमरी करंट मतलब जो हमने सप्लाई किया है किसी बैटरी से या किसी आउट इनपुट पावर से। सो ये अगर मान लो कि ये इंक्रीज हो रहा है, सो ऐसा पाया गया कि इसके अंदर ही इंडक्शन हुआ, इसके अंदर ही एक इंडक्शन हुआ, मतलब इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ एंड मैं फिलहाल बोलता हूं आई, मतलब इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर इंड्यूस्ड इन द कॉइल इटसेल्फ। मतलब बच्चा लोग, अब देखिए यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या बताया गया कि जिस कॉइल में से करंट पास कर रहा था, अगर मैं उसी कॉइल के करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो एक नया करंट बन के आता है। कौन से कॉइल के अंदर? उसी कॉइल के अंदर जिसके अंदर हमने करंट चेंज किया। तो ये जो फेनोमेना है कि अपने अंदर का करंट बदलने से अपने ही अंदर एक नया करंट पैदा होना, दैट इज टर्म्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट वी कॉल इट? सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए बच्चा लोग, सो डायरेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, कि जो करंट को इंड्यूस करेगा, करंट उसी को ऑपोज करेगा। अच्छा, यहाँ पे करंट इंड्यूस किस वजह से हो रहा है? इस करंट के बढ़ने की वजह से, है ना। ये करंट बढ़ा तो ही तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो जो इंड्यूस्ड करंट है, अब वो क्या कोशिश करेगा? इसको ऑपोज करने की। ये इंड्यूस करंट क्या बोलेगा कि अच्छा ये बढ़ रहा है तो चलो इसको घटाओ, इसको कम करो। सो कम करने के लिए क्या करेगा? उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। इसका मतलब क्या मैं इस कॉइल को एक बैटरी दिखा सकता हूं? देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये कॉइल थी, जैसे ही कॉइल का करंट चेंज होने लगा, ये एक बैटरी में कन्वर्ट हो गया। एंड कैसी बैटरी? के करंट यहां से निकल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
और यहां से इंड्यूस करंट निकलना शुरू हो गया। अगर ये करंट डिक्रीज होता, अगर ये करंट डिक्रीजिंग होता, सो ये इसको सपोर्ट करता। मतलब अगर मैं इस करंट को डिक्रीज कर दूं तो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा, मतलब वो डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है। भाई ऑब्वियसली ना, डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इंड्यूस करंट क्या बोलेगा, मेरे को अपोज करना है। किसको अपोज करना है? जिसकी वजह से मैं पैदा हूं। मैं किसकी वजह से पैदा हुआ हूं? तो डिक्रीजिंग करंट की वजह से। तो मैं उसको अपोज करूंगा, मतलब मैं उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। सो इंक्रीज करने के लिए वो उसी के डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। समझ आया? ये है सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, अभी अगले 5 मिनट में वो भी देखेंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जो हमने अभी तक कई बार किया है। सपोज करो कि अगर मैं यहां एक कॉइल लेता हूं और उसके बाजू में दूसरी एक कॉइल रखता हूं, एंड इसमें मैं प्राइमरी करंट दे रहा हूं, मतलब किसी बैटरी से या किसी सोर्स से मैंने यहां करंट सप्लाई शुरू कर दिया, एंड इस करंट को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं। सपोज करो कि चलो इस बार मैं ये करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं। ओके, सो होगा क्या? होगा क्या? अब बच्चा लोग, इस करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां भी आएगी। भाई ये करंट है, इसको ऊपर करो, ये कॉइल ऐसे पड़ा है, ये कॉइल ऐसे पड़ी है, ऐसे नहीं पड़ी। ये दोनों कॉइल ऐसे पड़ी है एक दूसरे के आजू बाजू, तो ये करंट यूं जा रहा है। सो अगर ये करंट यूं जाएगा, सो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये डायरेक्शन में हो जाएगी। और मैग्नेटिक, अगर हमको यहां पे चाहिए हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, फिंगर को घुमाएंगे, ये कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? जरा पता लगाओ। देखो ये यहां से बाहर निकल के यहां अंदर जाएगा, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। यस और नो? बच्चा लोग, हम मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकालते हैं? फिंगर से। और करंट को थंब के डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में रखो, और ये करंट ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं करंट को डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी मतलब फ्लक्स यहां पे डिक्रीज होगा। अब अगर यहां पे फ्लक्स कम हुआ तो एक करंट इधर भी इंड्यूस होगा। मतलब आपने कॉइल 1 में करंट आपने पास किया और उसकी वजह से कॉइल 2 में करंट इंड्यूस हुआ। तो एक कॉइल में करंट चेंज करने से अगर दूसरे पास में पड़ेगी, ये जॉइंटेड नहीं है, इसको हमने जॉइन नहीं किया, वही अलग अलग कॉइल है। इस वजह से इस कॉइल में अगर करंट पैदा हो रहा है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक क्लियर? रुक जा, बोलो सुनील। सर कैसे आवाज अच्छी आ रही है? ओके, तो बच्चा लोग अब हम समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस आखिरकार हुआ कैसे। मतलब जिस कॉइल में से करंट पास हुआ उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, ये कैसे हुआ? जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज करो कि मैंने एक बहुत ही बड़ा सोलेनॉइड ले लिया है जिसके टर्न्स एंड टर्न्स हैं। अब इसमें से करंट पास कर रहा है, उस करंट को मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। करंट इंक्रीज करने से क्या होगा? इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इंक्रीजेस। आप समझ रहे हैं? करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगी। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो भाई पहले अगर मान लो एक लाइन पास हो रही थी तो अब एक से ज्यादा पास होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो लाइंस एक दूसरे के पास पास में आ जाती है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो हमने क्या देखा था? जितनी स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा उतना करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे स्पष्ट लो। सो यहां से हुआ क्या? ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे?
on changing the current passing through any coil the magnetic field and flux linked with the coil changes the change giving या resulting in EMF induction and induced current in the coil itself. This phenomenon is termed as या is called self inductance. तो अगर आपके ऐसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और ये है इसका रीजन कि सेल्फ इंडक्शन आखिरकार हुआ तो हुआ क्यों. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये तो हम समझ गए. अब देखिए जरा कि इसके अंदर क्या चीजें आएगी, क्या फॉर्मूला आएगी. बच्चों लोग हमने एक समय पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को ब्लॉक करने का काम करता है. सिमिलरली इंडक्टेंस भी किसी वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर कितना करंट इंड्यूस होने दे सकता है. कैपेसिटर क्या था कि कैपेसिटर मतलब दो प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, कितना चार्ज वो स्टोर करके रख सकता है. कैपेसिटर बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो या इंडक्टर बोल लो. अब हम जो पढ़ेंगे वो है इंडक्टर. ये सब प्रॉपर्टीज है, किसी वायर की प्रॉपर्टीज है कि वो अपने अंदर कितना करंट इंड्यूस होने दे सकती है. चलिए देखिए उस चीज को भी. ओके चलिए सपोज कीजिए कि मैं यहां पे एक कॉइल ले लेता हूं एंड इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है. इसके पास टोटल टर्न्स है एन क्या है? टोटल टर्न्स. एंड इसके अंदर से कुछ फ्लक्स पास हो रही है. ओके, अब बच्चा लोग हमको पता है कि जो भी फ्लक्स लिंक्ड होती है, फ्लक्स लिंक वो कब कब चेंज होगी? जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगी. सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. टोटल फ्लक्स एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं? टोटल फ्लक्स. अब बच्चा लोग जरा ध्यान से देखना, यहां पे एन जो है वो टोटल टर्न्स है, एन जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल. जो एक कॉइल बच्चा लोग यहां पर एन टर्न्स है ना. देखो ये क्या है? अल्टीमेटली ये कॉइल ही तो है, ये पूरी एक कॉइल ही तो बनती है. सो एक कॉइल में जितना फ्लक्स लिंक हुआ उसको हमने फाई ले लिया. सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा? एन फाई हो जाएगा. बच्चा लोग एक टर्न में फाई, सो एन टर्न्स में कितना? एन फाई. सो जितना भी टोटल फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल के अंदर वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट के ऊपर. एंड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है और उस कांस्टेंट को बोल दिया L. सो आ गया फाई टोटल इज इक्वल टू Li. नाउ व्हाट इज दिस L? L का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. जैसे R एक कांस्टेंट था वैसे L भी यहां पे एक कांस्टेंट रहेगा. ओके, अब बच्चा लोग फाई टी टोटल फ्लक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एन फाई इज इक्वल टू एल आई. और अगर मुझे यहां से L की डेफिनेशन देनी हो तो L की डेफिनेशन देने कैसे देंगे? L इज इक्वल टू एन फाई बाय आई.
सो ये L की फॉर्मूला यहां से बन के आई N5 टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। ओके, इसकी जो यूनिट है, अगर कोई यहां से यूनिट देना तो बच्चा एम तो नंबर है, उसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर, और करंट के लिए एम्पियर। सो इंडक्टर या इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं हेनरी। क्या बोलेंगे इसको हम? हेनरी। एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, तो उसी के बारे में बता दिया गया। ओके, लेकिन बच्चा लोग अब जरा ध्यान से सुनो, L इज इक्वल टू N5/I आया, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडक्टेंस, ये वाला इंडक्टेंस फ्लक्स या करंट पे डिपेंड करेगा। नहीं, आप फ्लक्स को जितना चाहे चेंज कर लो, करंट को जितना चाहे चेंज कर लो, ये चीज चेंज नहीं होने वाली। मतलब हमने एक चीज देखी थी ना, R इज इक्वल टू V/I, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? नहीं, रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर वायर का। चेंज क्या होगा? ये रेशियो चेंज होगा। अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और अल्टीमेटली दोनों का रेशियो फिक्स होगा। सिमिलरली अगर आप करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। करंट के चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, एंड ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट रेशियो। एंड बच्चे लोग, ये जो करंट है ना, ये प्राइमरी करंट है, इंड्यूस करंट नहीं है। कौन सा करंट है? प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट मतलब जो हमने सप्लाई किया है, दिस इज नॉट द इंड्यूस करंट। अभी तो हमने ये देखा कि कितना इंडक्टेंस होगा। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर? बच्चे लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये यूनिट है। फ्लक्स के लिए वेबर, करंट के लिए एम्पियर, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर होगा, उसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। सो वेबर पर एम्पियर, और इसको हम कहते हैं हेनरी। ठीक है? आगे बढ़ो। सो प्लीज नोट, L does not depend on phi और I। ये phi या I पे डिपेंड नहीं करता है। L depends on L depends only on shape, size and type of कंडक्टर या टाइप ऑफ कॉइल। कॉइल का शेप क्या है, कॉइल का साइज क्या है, कौन से टाइप की कॉइल, मतलब कौन सी वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिपेंड करेगी। पता है हमने आर की वैल्यू देखी थी, R इज इक्वल टू रो L बाय A, कुछ याद है ना? तो रेजिस्टेंस जो है वो भी उसके टाइप, मटेरियल के टाइप पे, लेंथ पे, डायमेंशन पे डिपेंड करती थी। सिमिलरली ये भी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। देखेंगे वो भी अगले 5 मिनट में देखेंगे। ओके, अच्छा, अगर ईएमएफ मुझे देखना हो कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो बच्चा लोग ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होती है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, राइट? ओके, फाई, चलो मैं टोटल ले लेता हूं, टोटल फ्लक्स डी बाय डी। ओके, टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स हमने कितना देखा था? Li। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं? Li लगा देते हैं। L तो कांस्टेंट है, हमने क्या बोला था? L कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस L di बाय dt। सो ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका सिर्फ वैल्यू से मतलब हो तो वैल्यू कैसे दूंगा? मोड ऑफ E इज इक्वल टू मोड L di बाय dt। एंड बच्चों लोग, यहीं से आपके कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन के आएगी। देखो जरा कैसे है। क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि L इज इक्वल टू ये di बाय dt को इसके नीचे ले जाता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं अब यहां पे, L इज इक्वल टू E बाय di बाय dt। ये जो टर्म है इसको उठा के E के नीचे लेके चला गया।
ये जो टर्म है di by dt, इसको उठा के इसके नीचे लेके चला गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं L is equal to E by di by dt। अब अगर ये di by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड कर दी जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी जाए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं L is equal to E। तो यहीं से डेफिनेशन बन के आएगी, इफ the rate of change of current is 1 ampere per second, then EMF induced in the coil is equal to the inductance, या is equal to the coefficient of inductance of the coil। समझ आया? डेफिनेशन कहां लिखूं? यहां लिखूं डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन यहां लिखूं, if rate of change of current, if rate of change of current is 1 ampere per second, then the EMF induced in the coil is called या is equal to coefficient of inductance। सो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, सो ये रही आपके सामने। क्लियर? तो क्या देखा, इंडक्टेंस फ्लक्स पे या करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। फिर हमने ईएमएफ की वैल्यू निकाली, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ी थी -d∅dt, और टोटल फ्लक्स कितना यहाँ पे हुआ था Li, सो हमने Li रख दिया, और जो इंडक्टेंस था L वो तो कांस्टेंट है, सो इतना ईएमएफ बन के निकलेगा। एंड अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। एंड बच्चा लोग यहीं से L की डेफिनेशन बन के आएगी, क्या कि अगर मैं ये di/dt को इसके नीचे ले लूं ऐसे, और इस समय अगर चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड कर दिया जाए, तो ये ईएमएफ और L इक्वल हो जाएगा। सो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन के आएगी, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, then the EMF induced in the coil is equal to the coefficient of inductance। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस की अपनी एक डेफिनेशन थी, वैसे ही इंडक्टेंस की भी अपनी एक डेफिनेशन है, दैट इज दिस वन। क्लियर यहां तक? सो आज का हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस in a long solenoid। बस लोग लॉन्ग सोलेनॉइड बोल दिया जावे या इन लॉक कॉइल बोल दिया जावे, एक ही चीज है, ओके। बिकॉज़ हमको पता है कि अल्टीमेटली सोलेनॉइड क्या होता है, वाउंडिंग ऑफ कॉइल्स होता है, ओके। बस लोग सपोज करो कि मैंने इसके टोटल n टर्न्स लिए हैं, टोटल टर्न्स कितने हैं n, एंड अगर आपको याद हो तो आपने कुछ स्मॉल n के बारे में सुना हुआ है? ओके ओके। स्मॉल n क्या हुआ करता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको कुछ हम ऐसे दिया करते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ 1 मीटर में कितनी टर्न्स होगी। देखिए जरा ध्यान से सुनना, टर्न्स एंड लेंथ, 1 मीटर लेंथ में टर्न्स हम लेते थे स्मॉल n, तो टोटल टर्न्स के लिए कितनी लेंथ, उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते थे। तो अगर मैं n की बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, n इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ L इंटू n, L इंटू n। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, बिकॉज इसका हमें आगे यूज लेना है। कैपिटल N इज इक्वल टू, ये लेंथ है बच्चा लोग, चलो मैं इसको L लिखता हूं, मैं इसको स्मॉल l लिखता हूं, लेंथ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो phi हुआ है, phi t टोटल फ्लक्स, एंड जो करंट हमने पास किया वो है I, और जो EMF इंड्यूस हुआ वो है E। अच्छा बच्चा लोग, फ्लक्स की वैल्यू कैसे दी जाती है?
टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैसे दी जाएगी, याद है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, B डॉट है, यस और नो, ओके। मैग्नेटिक फील्ड, अब एक करंट यूज आ रहा है, सो इसका मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये कॉइल होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, B A cos 0, सो ये क्या हो जाएगा, B into A। एंड सपोज करो कि ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल यहाँ पे बन के आ रही है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R। क्या कर दिया हमने, रेडियस ले लिया कैपिटल R, ओके। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड B is equal to mu naught Ni, कुछ याद आया, ये फॉर्मूला हमने पढ़ी थी जब हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी mu naught Ni। सो यहाँ पे मैं B के बदले लिख देता हूं mu naught Ni। सेकंड एरिया, एरिया लिख देता हूं पाई R स्क्वायर। अच्छा बच्चा लोग, ये तो जो एरिया होगा वो एक कॉइल का होगा, हमने क्या देखा है, टोटल फ्लक्स, सो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, n भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्यों, बिकॉज ये जो एरिया है वो तो एक कॉइल का एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, वैसे इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया आएगा, और कितने टर्न्स लिए हमने, n पर यूनिट लेंथ, तो सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपिटल N, टोटल एरिया, एक कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कॉइल का कितना, यहां तक क्लियर, चलिए, सो ये आ गया 5T, ओके। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा यहां पे, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L di by dt, am I right, yes or no, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये काम करते हैं, ये नहीं करते हैं हम, हमारी पहले वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी कर लेते हैं, हमारे पास फाई है ना एक्चुअली, इसीलिए हमने क्या किया, पहले फ्लक्स निकाला, अब इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहे हैं, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ी थी, डी फाई बाई डी टी, सो फाई के बदले ये रखते हुए म्यू नॉट Ni पाई आर स्क्वायर कैपिटल N अपॉन टी dt, सॉरी अपॉन dt। अब क्या होगा, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, स्मॉल n, i, पाई, r स्क्वायर सब कुछ कांस्टेंट हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ करंट di by dt, so what we do it, म्यू नॉट n i पाई आर स्क्वायर कैपिटल N, बड़ा सब कुछ कांस्टेंट है ना यहाँ पे, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ बचा क्या यहाँ पे, I बचा, सो ये क्या हो जाएगा, di by dt, ओके। अब बच्चा लोग ईएमएफ की एक और फॉर्मूला अभी हमने देखी थी, माइनस L di by dt, क्या इसकी जगह देखो ये कट कर दूं मैं, ये हो गया, ये माइनस माइनस भी कट, ये माइनस भी था, सो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, L की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर कैपिटल N। अच्छा कैपिटल N की जगह मैं NL लिख सकता हूं, वो लिख रहे हैं यहाँ पे म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर NL, सो यहां से क्या हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर N, एंड दिस इज इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल। देखो आप देख सकते हो कि ये म्यू नॉट एन पाई रेडियस सब कुछ डायमेंशन है, हम वही तो कह रहे स्टार्टिंग से कि आपका इंडक्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, ना ही फ्लक्स या ना ही करंट पे। देखो कहीं भी आपको करंट या फ्लक्स दिख रहा है, म्यू नॉट टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस ऑफ कॉइल एंड लेंथ ऑफ कॉइल। समझ आया बच्चों में क्या बोलूं? सो प्योरली इंडक्टेंस जो है आपके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, एंड यहां पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस, इसके कुछ सॉल्यूशंस आपके नोट्स में आपको दे दिए जाएंगे, वो देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड एंजॉय करनी है।
थैंक यू। सर आधी टीम सर प्लीज सर